नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा बुधवार को खत्म हो गया है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले देहरादून में हुई पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैं गांव से आया हूं और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए जो काम किए हैं उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर की अनुमति के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया। हुड्डा ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में किसानों की मौत के मसले में भाषण शुरू किया। प्रस्ताव पेश करने के साथ ही हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग करवाने की मांग भी की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस को कभी ईवीएम पर अविश्वास हो जाता है, कभी देश की सेना पर अविश्वास हो जाता है, अब सत्ता पर भी अविश्वास इतना बढ़ गया है। आज सदन में जो माहौल बना उसका कोई अर्थ नहीं है। वहीं आखिर में जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई तो 32 विधायकों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि 55 विधायक सरकार के पक्ष में रहे। इससे स्पष्ट हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और भाजपा जजपा गठबंधन सत्ता में बना रहेगा। पश्चिम बंगाल के महासंग्राम का फोकस बुधवार को नंदीग्राम पर रहा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सिपल सलार अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी यहां आमने सामने हैं। बुधवार को ममता बनर्जी ने हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया तो शुभेंदु ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पर्चा दाखिल करने के बाद ममता ने नंदीग्राम पर अपना अधिकार जताते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 26 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यहां अनशन किया था। अब यहां की जनता उनका साथ दे। तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि वो नंदीग्राम से कम 50,000 मतों से जीत दर्ज करेंगे। इससे पहले ममता ने नंदीग्राम में शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने हनुमान मंदिर में पूजा की। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी सीनियर लीडर पीसी चाको ने बुधवार को पार्टी से किनारा कर लिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप भी लगाए हैं और कहा कि पार्टी में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। चाको ने कहा कि केरल में कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। वे मामले में हाई कमान से दखल देने की गुजारिश करते थक गए हैं। केरल कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है हाई कमान उसे चुपचाप देख रहा है। काफी सोच समझकर फैसला लिया। चाको ने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से इस फैसले पर विचार विमर्श कर रहा था। मैं केरल से आता हूं जहां कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया में 100 से ज्यादा देश तेजी से अपने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। मंगलवार तक दुनिया में कुल 30 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। हालांकि वैक्सीनेशन में अमीर देश ही आगे हैं। गरीब देशों के लिए टीके की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत अपने नागरिकों को कुल डोज लगाने के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर है, लेकिन आबादी को देखते हुए डोज प्रति 100 व्यक्ति के औसत के लिहाज काफी पीछे है। डोज प्रति 100 व्यक्ति वैक्सीन लगाने में अमेरिका का औसत 27.3 और ब्रिटेन का 35.2 है। वहीं भारत का औसत मात्र 1.5 है। डोज प्रति 100 व्यक्ति डोज के औसत के हिसाब से इजराइल 101 की औसत के साथ सबसे आगे है। भारत ने अब तक 2 करोड़ से ज्यादा डोज लगा दिए हैं। वहीं अमेरिका 9 करोड़ डोज के साथ पहले स्थान पर है। चीन 5 करोड़ कुल डोज लगाकर दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके आंकड़े पर शंका जताई जा रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कृषि कानूनों और महंगाई पर चर्चा कराने को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। हंगामे की वजह से राज्यसभा के प्रश्नकाल नहीं चल सका।
वहीं लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल सका। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 12:30 दोबारा शुरू की गई। इस बीच सरकार ने सदन में दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने वाला बिल वापस करा लिया है। इसके बाद दोनों सदनों को 15 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च से शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सदन में एक बयान देते हैं, लेकिन इसे सदन में शांतिपूर्ण माहौल के बीच किया जाना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इस पर सहमत हैं। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म रहना है तेरे दिल में के मेकर वासु भागनानी के बेटे जैकी भागनानी जल्द ही इस फिल्म का सीक्वल लाने वाले हैं। जैकी फिल्म में 20 साल बाद की कहानी दिखाना चाहते थे। हालांकि दिया मिर्जा, आर माधवन और सैफ अली खान को फिर एक साथ लाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते जैकी ने कहानी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला लेते हुए कृति सेनन को लीड रोल निभाने के लिए फाइनल किया है। 2001 की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। हालांकि जब फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर हुआ तो लोगों ने फिल्म को खूब प्यार दिया। रहना है तेरे दिल में के अलावा भी इस साल कई रीमेक और सीक्वल फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल फिलहाल जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने जोरदार खेल दिया है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि पंत को इंग्लैंड के खिलाफ 12 मार्च को होने वाले पहले T20 मैच में भी प्लेइंग 11 में मौका मिले। अगर ऐसा होता है तो बड़ा सवाल यह उठता है कि उनकी जगह किसे बाहर होना होगा। टीम इंडिया से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय पारी की शुरुआत के लिए रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की जोड़ी अभी पहली पसंद मानी जा रही है। इसके पीछे धवन की तुलना में राहुल की बेहतर स्ट्राइक रेट बड़ी वजह है। धवन ने T20 इंटरनेशनल मैचों में 128 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वहीं राहुल ने 144 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। रोहित की स्ट्राइक रेट 138 की है। करौली जिला मुख्यालय के समीप महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ससेड़ी में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वार्षिक उत्सव बुधवार 10 मार्च को आयोजन प्रातः 11 बजे से ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रवीना जाटव के मुख्य अतिथि सहित विद्यालय के स्थानीय प्रधानाचार्य अतिराज मीणा की अध्यक्षता में सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर आयोजित किया गया है। लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि आयोजन के दौरान कोरोना वायरस के रूप में पूर्व में काम कर चुके शिक्षक भी भूले कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं करते नजर आए। गौरतलब है कि मंचस्थ ग्रामीणों सहित विद्यालय में पधारे सभी अभिभावक बिना मास्क में नजर आए। भला सरकार के नुमाइंदे ही कोरोना वायरस के प्रति सावचेत नहीं है तो अन्य ग्रामीणों को कैसे समझाए जाए कि कोरोना वायरस से कैसे बचा पाएंगे, जबकि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कोरोना गाइडलाइनों की पालना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हुए हैं। वार्षिक उत्सव के दौरान अधिकतर नन्हे मुन्ने बच्चे सहित स्कूली छात्र छात्राओं को बिना मास्क के देखा गया। वहीं शिक्षक शिक्षिकाएं भी कार्यक्रम में बिना मास्क के नजर आए। बात यही तक खत्म नहीं होती। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय के स्टाफ ने छात्र छात्राओं के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित नहीं करने सहित पास में बच्चों को बिठाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विद्यालय के स्टाफ एवं छात्र छात्राओं को कोरोना वायरस का भय तक नजर नहीं आता या फिर सरकार की गाइडलाइनों की पालना करना ये उचित नहीं समझते हैं। लेकिन उक्त कार्यक्रम में जैसे ही मीडिया कर्मी कवरेज करने पहुंचे तो आनन फानन में विद्यालय प्रबंधन समिति ने कोरोना गाइडलाइन की सभी उपस्थित गणमान्य लोगों एवं भामाशाह सहित स्कूली छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई एवं मुख्यमंत्री के कोरोना गाइडलाइन के पर्चे वितरित करते हुए कोरोना से जीती हुई जंग पुणे नहीं हारने का संदेश दिया। उक्त कार्यक्रम के दौरान अनेकों भामाशाहों ने विद्यालय विकास हेतु सर्व समाज की सहमति से अनुदान प्रदान किया। धौलपुर के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में वन विहार रेंज एवं सरमथुरा रेंज में कैंपा योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत वृक्षारोपण करने व तालाब निर्माण, पोखर निर्माण तथा टंच निर्माण आदि के लिए राशि स्वीकृत
हुई थी, जिसमें उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर श्री मीणा द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी काम के बिल वाउचर बनाकर राशि का गबन किया गया था। फर्जी कार्यों को इस प्रकार किया गया था कि उपवन संरक्षण सामाजिक वानिकी धौलपुर श्री केसी मीणा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपने चहेते रेंजर मुन्ना लाल योजनाओं के तहत वन विहार रेंज में हीरा भूमिया बाबू महाराज का पट्टा सेकंड एवं बाबू महाराज का पट्टा थर्ड, बाबू महाराज का पट्टा सेकंड, हीरा भूमिया सेकंड एवं कीले डंडा रिट वाला नाला एवं रायको घटिया में कैंपा योजनाओं के तहत वृक्षारोपण, टंच निर्माण, पोखर निर्माण, तालाब निर्माण का फर्जी काम बताकर सरकार से करीब 1 करोड़ का गबन किया गया है, जिसमें कामों की जमीनी स्तर पर सही जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि उपवन संरक्षक धौलपुर द्वारा एक भी काम नहीं किया गया है और ना ही वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें उपवन संरक्षक सामाजिक वानिकी धौलपुर के सी मीणा एवं रेंजर मुन्ना लाल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में बिना काम कराए फर्जी बिल वाउचर लगवाकर सरकार से 1 करोड़ का गबन किया गया है, जिसकी जांच कराने के लिए धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर जिला वन अधिकारी द्वारा कैंपा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019, 2020 और 2020 और 2021 में करीब 13 से 14 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इसमें वन विहार रेंज, पहाड़ी रेंज, सर्वथरा रेंज, इन तीनों रेंजों में कैंपा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण होना था, टंच बननी थी, पोखरें बननी थी, कुछ हेलीकट्स बनने थे, तो न तो और करीब 1000 एकड़ भूमि में जो होना था, न तो वृक्ष लगे, वृक्षों के नाम पे पैसा उठा लिया, टंचों के नाम पे पैसा उठा लिया और पोखरों के नाम पे पैसा उठा लिया। तीनों रेंजों में कहीं पर भी कुछ काम नहीं हुआ है और झूठे बिल लेके उठा लिए। इसकी शिकायतें हमने इनके सबसे बड़े अधिकारी ऑफ से की है, इनके CCF उनसे भी शिकायत की है, आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की है। इसका भौतिक सत्यापन मौके का कराया जाए और इसकी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा और जांच कराई है। आपका नाम? महेश कंसाना, पूर्व सरपंच बसईडा। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।